एपिसोड 25 द टॉकिंग स्प्रिट। नेबुला की अथाह गहराइयों में, जहां तारों की राख और अंधकार एक दूसरे में लिपटे रहते थे, एक भटकते विशालकाय क्यूसीजीबी के भीतर एक टेम्पररी सेपुल्क्रल सेल तैर रहा था। ये कोई साधारण कैदखाना नहीं था। ये उम्रा की वो दुष्ट रचना थी जहां भटकती आत्माएं बांधी जाती थी और हमेशा के लिए घोस्ट क्वीन की दास्तां में धकेल दी जाती थी। कहा जाता था कि यदि कोई टेम्पररी सेपुल्क्रल सेल नष्ट हो भी जाए तो घोस्ट क्वीन अपनी ग्रैंड सेपुल्क्रल रूम में उन आत्माओं को दोबारा कैद कर लेती थी, मानो नेबुला की कोई आत्मा कभी भी उनकी पकड़ से बाहर निकल ही नहीं सकती थी। आज उसी काले शून्य में फ्लीट 62 के कप्तान की आत्मा तड़प रही थी। उसका रूप एक कांपते प्रकाश का धुंधला सा साया था जो पीड़ा में थरथरा रहा था। तभी उस पर पड़ी बनाशी की क्रूर, भारी और दमनकारी छाया। बनाशी ने एक मंत्र फुसफुसाया और कप्तान की आत्मा झटके से कांप उठी। उसकी हंसी ठंडी, निर्दयी और शून्य में गूंज उठी। कप्तान, तुझे कहा था सरेंडर कर दे। अब तेरी आत्मा अनंत काल तक यही सड़ती रहेगी। कप्तान का साया मौन रहा। बनाशी ने एक और विकृत मुस्कान ओढ़ ली। चल कप्तान, तुझे तेरे पुराने साथियों से मिला देती हूं। और फिर एक ताबूत धीरे धीरे खुला। उसमें से 2 आत्माएं बाहर निकली जो सर्विलांस शिप पर मारे गए सैनिकों की थी। उनकी आत्माएं भी बनाशी की उपस्थिति से कांप रही थी। इन्होंने ही हमें बताया था कि फ्लीट 62 की कमजोरी कहाँ है। हम इनके आभारी हैं, बनाशी ने आदेशात्मक स्वर में कहा। सेल पर गहरा सन्नाटा छा गया। कप्तान का मौन अब और भी भारी हो गया था। बनाशी आगे झुकी। उसकी आवाज अब तीखी थी। बता कप्तान, सिर्फ एक सर्विलांस शिप के नष्ट होने पर पूरी अजय फ्लीट 62 क्यों भेजी गई? क्या जान गया था वो लावा जो इतना भयभीत था? बनाशी के मन में संदेह की धुंध तैर रही थी। 75 क्यूसीजीबी की अदृश्य फ्लीट, क्या लावा को सचमुच इसका आभास हो गया था? और यदि हां, तो कैसे? कप्तान की आत्मा पीड़ा से छटपटाई पर चुप रही। बनाशी दहाड़ी, बता, नहीं तो तू अनंत काल तक यहीं तड़पता रहेगा। पर आत्मा नहीं टूटी। मृत्यु से पहले लिया गया प्रण मृत्यु के बाद भी अडिग था। यही उसकी हठ धर्मिता थी जो बनाशी को पागल कर रही थी। बनाशी ने एक और मंत्र बोला। कप्तान का साया बिजली की तरह कांप उठा। वैसे भी, बनाशी ने विषैली मुस्कान के साथ कहा, तेरा ग्रह वकलान नष्ट होने ही वाला है। आत्मा पीड़ा में थी, पर उसकी आंखों में अब भी अटूट विश्वास चमक रहा था। बनाशी ने ताना मारा, तू तो बहुत हठी है, पर ओरोरिया के वे प्रहरी जिन्हें महान जावा ने मारा था इतने अड़िग नहीं थे। उन्होंने सहज बता दिया था कि जावा कहाँ कैद है। कप्तान का साया कांपा। बनाशी हंसी। इलुसारा की नियो और मोटाज ने उसे छुड़ा लिया है। अब जावा कभी भी यहां आ सकता है, और जब वो आएगा तो वकलान की ऊर्जा सौंप कर वही रासायनिक संरचना बनाएगा जिससे अमागारा का सेलेस्टियल वेपन जन्म लेगा, और वो हथियार डस्क रिबेलियन को पूरे नेबुला पर राज दिलाएगा। कप्तान का साया मौन रहा। बनाशी लगभग फुसफुसाई, तुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि हम कैसे मिस्ट्री पॉइंट तक पहुंचे और 75 क्वांटम शिप्स की फ्लीट को अदृश्य रख पाए? ये करने के लिए नियो ने अपनी शक्ति झोंक दी। हालांकि अब वो निशक्त हो चुका है। कप्तान अब ध्यान से सुन रहा था। यही नहीं, मोटाज ने अपनी शक्तियों से उस अति कमजोर नियो को और खुद को वल्कनीज का निवासी बनाकर ओरोरिया में प्रवेश भी करा लिया। उन मूर्ख प्रकाश पैरियों को पता भी नहीं चला। शायद बनाशी इस विचार से उस कप्तान की आत्मा को डस्क रिबेलियन का प्लान बता रही थी
कि वो कप्तान की आत्मा यदि कुछ छुपा भी ले तो इससे डस्क रिबेलियन को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। और जैसे ही बनाशी ने अमाकारा की योजनाओं का विवरण बांटना शुरू किया, तभी सेल का द्वार गर्जन के साथ खुला। एक प्रतिध्वनि मानो नेबुला की गहराइयों से गूंजी। बनाशी! अमाकारा का स्वर क्रोध से भरा हुआ, भयानक, यांत्रिक गड़गड़ाहट की तरह गूंजा। वो आगे आया और उसकी उपस्थिति मात्र से शून्य थरथरा उठा। तुझे कहा था कि इस आत्मा से बस एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि फ्लीट 62 क्यों भेजी गई, और तू, मूर्ख स्त्री, अपनी ही योजनाएं उजागर कर रही है। बनाशी सकपका गई। मैं तो बस। अमाकारा दहाड़ा। बिल्कुल चुप। अब ये नाटक बंद कर और इस क्यूसीजीबी जहाज की कमान संभाल। लावा अपनी सेना लेकर आने ही वाला है। युद्ध के लिए तैयार हो जा। अमाकारा की धात्विक परछाई अंधकार में विलीन हो गई। बनाशी स्तब्ध खड़ी थी। उसके माथे पर पहली बार भय की लकीरें उभरी। उसे एहसास हो गया था कि फ्लीट 62 केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि आगामी प्रलय का दूत थी।